प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सरकार को लेकर अपने हमलावर तेवर की वजह से नहीं, बल्कि अपने सरकारी बंगले को लेकर। प्रियंका गांधी से दिल्ली के लोधी रोड में स्थित उनके सरकारी बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा की वजह से प्रियंका को सरकारी बंगला मिला था और अब जबकि एसपीजी सुरक्षा उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो यहां इस बंगले में नहीं रह सकती है। जो बंगला पिछले 23 साल से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का पता ठिकाना बना हुआ था, वो अब बेगाना हो रहा है। लुटियन दिल्ली के पॉश लोधी एस्टेट का बंगला नंबर 35। 21 फरवरी 1997 को आलिशान बंगला प्रियंका को मिला था, लेकिन सरकार ने प्रियंका को नोटिस थमा दिया है कि वो 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली कर दें, क्योंकि अब उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। इसलिए अब वो इस बंगले की हकदार नहीं रही। राजधानी दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में मेरे ठीक पीछे 35 नंबर का वो बंगला जहां वो अपने परिवार के साथ लगभग 2 दशक से रह रही थी, अब वो बंगला उनसे ले लिया गया है। नवंबर 2019 में एसपीजी की सुरक्षा सिक्योरिटी कवर हटाए जाने के बाद अब वो इस बंगले के लिए इंटाइटल नहीं है और इसीलिए अब उनसे वो आवंटन रद्द कर दिया गया है। प्रियंका को बंगला खाली कराने का नोटिस आवास मंत्रालय ने क्यों भेजा, जरा उस नियम को समझ लीजिए। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सरकारी बंगला आवंटन के नियम को बदला था। इसके मुताबिक उसी निजी व्यक्ति को सरकारी बंगला मिलेगा जिसके पास एसपीजी सुरक्षा होगी। इससे पहले Z+ सुरक्षा वाले भी सरकारी बंगले के हकदार थे। हालांकि गृह मंत्रालय को अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा का खतरा लगता है तो अपवाद के तौर पर उसे सरकारी आवास देने का भी प्रावधान है। नवंबर 2019 में प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई थी। इस समय प्रियंका को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इन्हीं नियमों के आधार पर प्रियंका को 35 लोधी स्टेट का बंगला खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस के मिलते ही सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने 3,46,677 रुपए बकाया कल शाम ऑनलाइन चुका दिया और अब बंगला खाली करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस फैसले से कांग्रेस बुरी तरह खफा है, जबकि बीजेपी नोटिस के बचाव में खड़ी है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। न प्रियंका गांधी और न कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रियंका जी, उनका 23 साल तक वो लोधी एस्टेट के घर में रहती थी। स्वाभाविक तौर से 23 साल लंबे अवधि होती है और क्योंकि अब वो एसपीजी कवर में नहीं है। एसपीजी कवर संवैधानिक होता है जिसमें परिवार के सदस्य, उसमें उनको उस कवर के नाते, उस सुरक्षा के नाते उनको घर दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि पिछले साल पूरे गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, लेकिन बंगला खाली करने का नोटिस सिर्फ प्रियंका गांधी को मिला है। इसकी वजह जानने के लिए आपको सरकारी बंगला आवंटन के नियमों को समझना होगा। प्रियंका गांधी के पास न कोई सरकारी पद है और न ही वो सांसद हैं और न एसपीजी सुरक्षा है, लिहाजा सरकारी बंगले के लिए वो कोई योग्यता पूरी नहीं करती। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो वो वायनाड के सांसद के रूप में लुटियन दिल्ली के पॉश 12 तुगलक लेन स्थित बंगले में बने रह सकते हैं। राहुल इस बंगले में 2004 से रह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा के रूप में जीवन भर के लिए 10 जनपद का आवास आवंटित है। यानी अगर सोनिया गांधी सांसद ना भी रहें और एसपीजी सुरक्षा ना भी रहे, तब भी वो इस बंगले की हकदार हैं। बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस मुखर है, लेकिन प्रियंका या गांधी परिवार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों का दावा है कि इस मौके को प्रियंका भविष्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका दिल्ली से लखनऊ के इस मकान में शिफ्ट होंगी, जहां इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का मकान है। मुनीश पांडे और आनंद पटेल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
प्रियंका को दिल्ली का बंगला खाली करने का नोटिस मिलते ही लखनऊ का कॉल हाउस फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। अटकलें ये तेज हैं कि प्रियंका लखनऊ के कॉल हाउस को अपना आशियाना बना सकती हैं। हालांकि कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी और कांग्रेस की भूतपूर्व नेता शीला कौल का है। यही है लखनऊ के गोखले मार्ग पर स्थित विशाल कॉल हाउस, जो बन सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा का नया ठिकाना। ये बंगला कांग्रेस की पूर्व नेता और प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। बताया जाता है कि प्रियंका जब भी लखनऊ आती थीं, तो कॉल हाउस में ही रुकती थीं। इस बड़े से बंगले में एक परिवार रहने, बंगले के स्टाफ के टिकने और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पर्याप्त जगह है। आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने कॉल हाउस का जायजा लिया। लखनऊ के कॉल हाउस में, जो कि गोखले विहार मार्ग पे है, गोखले मार्ग पे है, उसमें ये वो घर है जिसके अंदर मौजूद ये जो कमरा और जो हिस्सा देख रहे हैं, यही है हिस्सा जहां पर प्रियंका गांधी अब तक के दौरों में आकर के रहती हैं। दरअसल हम आपको बता दें, ये जो पूरी ये जो बिल्डिंग है, इसमें नीचे एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है और ऊपर 2 बेडरूम है। इसके बगल वाले हिस्से में भी 2 बेडरूम और बाकी हिस्से हैं, कमरे हैं जिसमें दूसरे लोग रह सकते हैं। अभी तक की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी जब आएंगी तो यही इसी हिस्से में रहेंगी, जिसमें नीचे एक मिलने जुलने के लिए छोटा सा ड्राइंग रूम है और नीचे बेडरूम और पूरा एक रहने का हिस्सा है। इसके अलावा जो ऊपर का हिस्सा है उसमें भी 2 कमरे हैं जिसमें लोग रह सकते हैं और ये उसका एंट्री डोर है जिससे अंदर जाकर के रह सकते हैं। और यहाँ अभी तक जब भी प्रियंका गांधी आई हैं, इसी ही कमरे में, इसी ही जगह पर रुकी हैं। इसके बगल में नया जो एक कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, इस नए कंस्ट्रक्शन में और रहने के और दूसरे लोगों के रुकने ठहरने के इंतजाम किए जाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ का कॉल हाउस दिल्ली के लोधी स्टेट वाले बंगले से ज्यादा भव्य है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा लॉन है। यहाँ एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बैठक हो सकती है। सुरक्षा गार्ड्स हों, बंगले के केयर टेकर, उनके रहने की भी पर्याप्त जगह है। इसके अलावा इस बंगले में नेहरू की भरपूर यादें भी हैं। आम के इस पेड़ को देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1936 में लगाया था। कॉल हाउस को प्रियंका का स्थायी आशियाना बनाने की अटकलें काफी समय से चल रही थीं। बंगले की मरम्मत और साज सज्जा का काम भी चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ थम गया। अब जबकि प्रियंका को दिल्ली का बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, तो अटकलें तेज हैं कि यही बंगला प्रियंका का स्थायी पता होगा। वैसे भी यूपी की राजनीति का संचालन दिल्ली के बजाय यहाँ से करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। यूपी की राजनीति में रणनीति और प्लानिंग के लिए जरूरी है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि प्रियंका गांधी की यहां पर ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी हो। हर मीटिंग में कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा यहां रहें, जिससे कि वो पार्टी में नई जान फूंक सके। और इसी के चलते प्रियंका गांधी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाया है और यहाँ पर कुछ दिनों के भीतर ही प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी प्रियंका गांधी का पूरा परिवार यहाँ पर नहीं शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आकर के वो आगे की रणनीति तय कर। बहरहाल फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन प्रियंका के आगमन को लेकर अटकलें तेज हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो प्रियंका को बंगला खाली करने का नोटिस कांग्रेस को हजम नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस इसे पूर्व नियोजित साजिश के तहत देख रही है। कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है कि प्रियंका की मुखर आवाज को शांत करने के लिए सरकारी हथकंडा अपना रही है। लोकसभा चुनाव में प्रियंका का जादू नहीं चला। केंद्र में प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार की वापसी हुई। उसके बाद कोरोना महामारी तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस सियासी तौर पर हाशिए पर नजर आने लगी थी। लेकिन अचानक प्रियंका को दिल्ली का बंगला खाली करने के लिए दिए गए इस नोटिस ने कांग्रेस को सरकार पर हमले का नया हथियार दे दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से ये कदम उठाया गया है। ये दर्शाता है कि सुयोजित तरीके से प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। पहले थ्रेट परसेप्शन को कम दिखा करके एसपीजी को सीआरपीएफ से रिप्लेस करा दिया। अब ये बता दिया कि एसपीजी कवर नहीं है, इसलिए कानून में प्रावधान नहीं है घर का। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं है? क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं
कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को इस रूप में देख रही है कि चूंकि प्रियंका योगी और मोदी से सवाल करती हैं, इसलिए आवाज दबाने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रियंका नाम है संघर्ष का, प्रियंका नाम है संकल्प का, प्रियंका नाम है एक निर्णायक लड़ाई का जो भारतीय जनता पार्टी के जोर और जुल्म के खिलाफ है। मत भूलो भाजपा वालों, ये उसी इंदिरा गांधी की पोती है जिसके सामने तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसमें दम है, मजबूती है, ईमानदारी है, दृढ़ संकल्प है। ऐसी नोट से उसको डिगा नहीं पाएंगी, रोक नहीं पाएंगी। तो इसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। एक सामान्य सी जो प्रक्रिया है वो है तमाम बीजेपी के लीडर्स और तमाम बीजेपी के नेताओं को भी घर भी खाली करने पड़े और जो भी सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां की हैं उसके हिसाब से क्या इस पे भी पॉलिटिक्स। कांग्रेस इसे बदले की भावना करार दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से ये भी गुहार लगाई है कि वो इस फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि अभी भी थ्रेट परसेप्शन है। प्रियंका गांधी की जान को उतना ही खतरा है क्योंकि पहले ही उसी परिवार के साथ इतिहास में ये ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन 1 अगस्त तक का समय दिया गया है उन्हें ये बंगला खाली करने के लिए और कांग्रेस सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उससे पहले ही प्रियंका गांधी ये बंगला खाली कर देंगी। प्रियंका को मिले नोटिस ने कांग्रेस में नया जोश भरा है। इसमें कांग्रेस को एक अवसर भी नजर आ रहा है। प्रियंका कांग्रेस की महासचिव होने के साथ साथ यूपी की प्रभारी भी हैं। लिहाजा इसी बहाने लखनऊ में उनकी मौजूदगी कांग्रेस में जोश भरने का काम करेगी। चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए बस का इंतजाम हो या सोनभद्र के किसानों के नरसंहार के बाद का आंदोलन हो, यूपी में सियासी सक्रियता का कोई मौका नहीं छोड़ती प्रियंका। भाजपा की आदत है कि हमेशा कांग्रेस पे ही आरोप लगाते रहते हैं। जिम्मेदारी उनकी है, उनको ये समस्या सुलझानी है। यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना प्रताड़ित किया गया है लोगों को, लोग इतने दुखी हैं। आप इनसे जरा बात करके देखिए। प्रियंका के इसी तेवर को देखते हुए कांग्रेस को इन मुश्किल में एक अवसर नजर आ रहा है। कार्ति चिदम्बरम के इस ट्वीट पर नजर डालिए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पुनर्जीवित होने का रास्ता यूपी से गुजरता है। यूपी में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना इस इरादे का स्पष्ट ऐलान होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य रूप से लखनऊ में रहें और अभियान की अगुवाई करें। जहां तक उत्तर प्रदेश में रहने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश तो उनका पुराना घर है और यहीं की बेटी है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में उनका घर है। आप एक घर और बंगला खाली करा सकते हैं, देश के लोगों के दिलों से आप उनको खाली नहीं करा सकते। यूपी कांग्रेस के नेताओं में जोश है, इंतजार प्रियंका का है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन यूपी कांग्रेस के लिए अहम हो सकते हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। बदला विवाद पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ इतना मुखर क्यों है? कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई क्यों बता रही है? इसे प्रियंका की सियासी सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। आपने दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। इससे अच्छा तो आप अमिताभ बच्चन को ही बना देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा। राहुल गांधी के बाद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का सबसे हमलावर चेहरा। जो देश भर में चर्चा फैला के, जो देश भर में एनआरसी की चर्चा फैला के आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं की। ये देश आपको पहचान रहा है, आपकी कायरता को पहचान रहा है और आपके झूठों से ऊब चुका है। काफी दिनों तक खुद को अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखने के बाद प्रियंका जब करीब साल भर पहले सियासत में सक्रिय हुई तो बीजेपी के खिलाफ सबसे हमलावर नेताओं में एक बन गई हैं। चाहे वो आवाज उठाने की शक्ति, चाहे वोट देने की शक्ति, प्रदर्शन करने की शक्ति, चाहे देश के आर्थिक हालात हो या फिर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का दर्द,
प्रियंका ने हर मोर्चे पर तीखे अंदाज में सरकार पर हमला बोला। और दूसरी राजनीति आपने यहाँ पिछले 5 सालों से लॉकडाउन के दौरान यूपी के मजदूरों को पहुंचाने के लिए बस भेजने की उनकी पेशकश को लेकर पिछले दिनों अच्छा खासा सियासी हंगामा मचा था। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस के लिए नतीजे तो अनुकूल नहीं रहे, लेकिन निजी तौर पर प्रियंका अपना कद बढ़ाने में कामयाब रहीं। उनकी छवि, बोलने के अंदाज, आम जनता से सीधे संवाद के तरीके की वजह से जनता के बीच उनका खासा क्रेज है। वो शक्ति होती है कि जनता की बात सुनने की शक्ति। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था तो वो दिल्ली से यूपी तक सक्रिय रहीं। उसी दौरान स्कूटी पर बैठकर पूर्व IPS अधिकारी SR दारापुरी से मिलने जाना काफी चर्चित हुआ था। दारापुरी को CAA के खिलाफ प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया था। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री, भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री, भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नियत से देश का संविधान खतरे में है। इस अंदाज की वजह से प्रियंका राहुल गांधी से थोड़ी अलग हैं। वो जनता से जल्दी घुल मिल जाती हैं। यूपी में उनकी खासी सक्रियता है। वो यूपी में बीजेपी के साथ दूसरे विपक्षी दलों को भी निशाना बनाने में नहीं चूकती। प्रियंका के इन्हीं तेवरों से बीजेपी के साथ BSP भी उन पर हमलावर है। यही वजह है कि जब प्रियंका को दिल्ली का बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया तो उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के दौर में प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र वाराणसी के मठ में साधु और पंडित सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मठ या तो बंद है या फिर जो खुले हुए हैं उनका हाल बेहाल है। कोरोना काल में वाराणसी के सबसे बड़े पातालपुरी मठ की हालत खस्ताहाल है, क्योंकि अब इनके पास मठ चलाने के संसाधन और पैसे नहीं बचे। कोरोना के इस दौर में अब संसाधन कम हो गए। 40 से ज्यादा बच्चे अपने घर लौटने को मजबूर हैं। श्रद्धालुओं यजमानों से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो चुकी है, चढ़ावा बंद हो चुका है, मंदिरों के दान पात्र खाली हैं। ऐसे में अब पूजा पाठ से लेकर संस्कृत की पढ़ाई तक सब कुछ मुश्किल हो गया है। वाराणसी के मठ और मंदिर जबरदस्त तंगी से गुजर रहे हैं। ज्यादातर मठों में हालांकि बटुक यानी कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र और सन्यासी तो दिखते हैं, लेकिन अब इन मठों के पास इतने पैसे और साधन नहीं बचे हैं कि वो इसे आगे चला सकें। ज्यादातर बच्चे अपने घरों को जा चुके हैं। वजह सिर्फ ये है कि कोरोना काल में न तो चंदा मिल रहा है और ना ही कोई चढ़ावा, और तो और जहां से इन्हें पैसे मिलते थे, जो चढ़ावा आता था, वो सब कुछ इस वक्त बंद है और आने वाले कई महीनों तक यही हालात रहने हैं। ऐसे में इन मठों और मंदिरों का गुजारा चलना अब मुश्किल होता जा रहा है। पातालपुरी मठ के संचालकों की माने तो आने वाले कई महीनों तक मठ और मंदिर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। भगत जगत आते थे, उनसे जो चढ़ोतरी होती थी कुछ आता, वो भी आना जाना बंद है। इसके बाद जो कथाएं होती थी, कथाओं के माध्यम से जो मिलता था वो भी आए इस समय ठप है। ऐसी स्थिति में इन ब्राह्मणों की, इन बटकों की जो रोजी रोटी है उस चलाना मठाधीश के लिए, महंत के लिए बहुत कठिन स्थिति आ गई। गंगा किनारे की ये मौजूद वीरानगी बरबस ही आपका ध्यान खींच लेती है। वो दशाश्वमेध घाट कभी सोचा नहीं था, जिस घाट पर भारतीय संस्कृति हमेशा से आबाद दिखाई देती थी, वहां मरघट जैसी वीरानगी कैसे छाई हुई है। किसी प्रकार का यात्री का आवागमन यहाँ पे बंद है, जिसके कारण यहाँ के जो
पंडे पुजारी हैं घाट पे करने वाले, जिनका प्रतिदिन का जीविका यहीं से चलने वाला था, उस पर बहुत खास ही प्रभाव पड़ा है। दशाश्वमेध घाट की आरती की अब वो भव्यता नहीं दिखती। कोरोना के इस काल में सिर्फ सांकेतिक आरती हो रही है। बनारस में दशाश्वमेध घाट की आरती विश्व प्रसिद्ध आरती है, जहां लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण के द्वारा ये आरती की जा रही है और एक आरती इसे कहा जा रहा है, जबकि 7, 11 या 21 लोग यहाँ पर इस आरती को करने के लिए जुटते हैं और बाकायदा पूरे जो परंपरागत तरीके से इस आरती को की जाती है। लेकिन आज लोग, गिने चुने लोग यहाँ दिखाई देंगे जो इस आरती को देखने पहुंचे हैं। अनलॉक 1 में बाबा विश्वनाथ का मंदिर खुला है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ नहीं के बराबर है। सिर्फ 5 लोगों को एक बार में दर्शन की इजाजत है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस वक्त वाराणसी नहीं आ रहे। संकट मोचन और काल भैरव मंदिर अभी तक बंद है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये क्षेत्र कब अनलॉक होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नीरज कुमार और रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। मुंबई में कोरोना के मामले 80,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई। मुंबई में दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री जाने की इजाजत है। मेडिकल इमरजेंसी में घर से बाहर जाइए, पर किसी और काम से आप घर से बाहर निकले तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुंबई में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन के निवासी सिर्फ अपने वर्क प्लेस और मेडिकल जरूरत के लिए ही घर से बाहर जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले मुंबईकर गैर जरूरी चीजों के लिए अपने घर से सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में ही जा सकते हैं। गैर जरूरी सामान की खरीदारी, बाल कटवाने या एक्सरसाइज के लिए घर से 2 किलोमीटर के आगे ना जाएं। 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर सिर्फ अपने वर्क प्लेस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही जाएं। ये नियम तोड़ने पर सीआरपीसी के तहत केस दर्ज हो सकता है। जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में हैं, मेडिकल सर्विसेज में हैं या एग्जेम्प्टेड लिस्ट में हैं, उन्हें यहाँ पर मूवमेंट अलाउ की जाएगी। इसके अलावा बाहर के इलाकों में जो लोग हैं, उन्हें सिर्फ पहले इशू की गई महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर तहत उनके घर के 2 किलोमीटर रेडियस के इलाके में ही शॉपिंग के लिए, सलून में जाने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए जाना अलाउड है। पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक फंक्शंस अलाउड नहीं होंगे। और जो कर्फ्यू पहले भी लागू था, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होगी सिटी में। मुंबई में कहीं भी 1 या 1 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। पब्लिक फंक्शन की इजाजत नहीं है। मुंबई में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।